छल करोगे छल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। पसीना बहाओगे तो बल मिलेगा, आज मेहनत करोगे तो बेहतर कल मिलेगा। सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपन मैथ चैनल में जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत में मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास सामान्य अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निदर शाह के आक्रमण के पश्चात मुगल प्रशासन के भंग होने पर रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नजीम खान, और ऑप्शन नंबर बी दिया है हाफिज रहमान खान, ऑप्शन नंबर सी दिया है अली मोहम्मद खान, और ऑप्शन नंबर डी दिया है फैजुल्ला खान। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अली मोहम्मद खान। रुहेलखंड राज्य एक भारतीय राज्य था जो 1721 में कमजोर होते जा रहे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत उदय हुआ था और 1774 तक अस्तित्व में रहा। तो रुहेलखंड के पहले नवाब अली मोहम्मद खान थे और 1774 में जब तक राज्य का अंत नहीं हो गया तब तक इसका ताज रुहेलाओं के ही सर पर रहा। तो रुहेलखंड की अधिकांश सीमाएं अली मोहम्मद खान द्वारा ही स्थापित की गई थी और इसका अस्तित्व काफी हद तक उनके पड़ोसी अवध राज्य की प्रतिद्वंदिता के लिए रहा। तो इसी क्षमता में अली मोहम्मद को हैदराबाद के निजाम कमरुद्दीन खान का भी समर्थन प्राप्त था। हाफिज रहमत खान के कुप्रबंधन और रुहेला परिषद के आंतरिक विभाजनों के कारण कमजोर पड़ चुके राज्य पर प्रथम रुहेला युद्ध के कुछ समय बाद अवध के नवाबों ने कब्जा कर लिया। तो राज्य पर कब्जे के समय रुहेलखंड का विस्तार हरिद्वार से अवध तक कुल 12,000 वर्ग मील के क्षेत्र में था। तो इस तरह से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हुआ अली मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवध के नवाब को मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सादत खान, और ऑप्शन नंबर बी दिया है सफदर खान, और ऑप्शन नंबर सी दिया है आसफ उद्दौला, और ऑप्शन नंबर सी दिया है नसीर उद्दीन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सफदर खान। 1772 ईस्वी में मुगल सम्राट ने सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था और तभी से अवध के पृथक राज्य आरंभ हुआ। तो सादत खां वीर, साहसी, महत्वाकांक्षी तथा अत्यंत कुशल सेना नायक था, जिसने 1739 तक अपना पद पैतृक कर लिया और एक स्वतंत्र शासक बन गया। 1739 में
उसकी मृत्यु के बाद उसका पौत्र सफदरजंग गद्दी पर बैठा और उसने भारतीय राजनीति में विशेष भाग लिया। तो अवध का नवाब होते हुए भी वह मुगल साम्राज्य में वजीर के पद पर ही कार्य करता रहा। 1754 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र शुजा-उद-दौला नवाब बना। तो वह आरंभ में विलासी एवं प्रशासन में अरुचि रखने वाला था, लेकिन कठिनाई तथा आपत्ति के समय परिश्रम तथा शौर्य का ही परिचय देता था। तो वह अवध का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नवाब रहा। अपने समय में वह योग्यतम नेता भी था। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किले के निर्माण को देखने से पता चलता है कि उस समय मुगल कालीन भवन निर्माण कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आगरा का किला, और ऑप्शन नंबर बी दिया है लाहौर का किला, और ऑप्शन नंबर सी दिया है दिल्ली का लाल किला, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अटक का किला। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली का लाल किला। तो लाल किला, जिसे लाल किला के नाम से भी जाना जाता है, भारत में मुगल वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। अब मुगलों का राजसी महल और दिल्ली का लाल किला लगभग 200 वर्षों तक साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता रहा। तो अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय की कौन सी रचना उसकी आत्मकथा है? इसमें ऑप्शन नंबर ये है, ये दिया है तुजुक ए जहांगीरी, और ऑप्शन नंबर बी दिया है मसीर ए रहीमी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है पाशाहनामा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है जुबुत उद तवारिख। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुजुक ए जहांगीरी। यह एक ऐतिहासिक पुस्तक है और जहांगीर बादशाह के इस पुस्तक का नाम तुजुका जहांगीरी अर्थात जहांगीरी प्रबंधन है। और तुर्की भाषा में प्रबंधकों को तुजुक कहते हैं, पर इस पुस्तक को भोज प्रबंध या कुमारपाल प्रबंध आदि के समान नहीं समझना चाहिए। यह पोथी सप्रमाण रोज नाम मचा है। तो जहांगीर के अलावा मोतबिंद खान और मोहम्मद हादी ने भी इस पुस्तक को पूरा करने में विशेष योगदान रहा है। तो यह पुस्तक 17वीं शताब्दी ईस्वी के विभिन्न ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तुजुक ए जहांगीरी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर मथुरालाल शर्मा और जहांगीर नामा नाम से मुंशी देवी प्रसाद ने भी अनुवाद किया है और अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। तो अगला प्रश्न है, मानसरेट और एक्वा वाइवा को अकबर के दरबार में भेजा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है डच ने, और ऑप्शन नंबर बी दिया है पुर्तगाल ने, और ऑप्शन नंबर सी दिया है स्पेन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है फ्रांस। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल ने। भारत की समृद्धि को देखते हुए पश्चिमी देशों ने
भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा पहले से ही थी, तो यूरोपीय नाविकों द्वारा सामुद्रिक मार्गों का पता लगाकर उन्हीं लालसाओं का परिमाण था कि 13वीं सदी के आसपास मुसलमानों का आधिपत्य भूमध्य सागर और उसके पूरब के क्षेत्रों पर हो गया था और इस कारण यूरोपीय देशों का भारतीय माल की आपूर्ति ठप पड़ गई। उस पर भी इटली के वेनिस नगर में चुंगी देना उनको रास नहीं आता था। तब कोलंबस भारत का पता लगाने अमेरिका पहुंच गया और 1487 और 88 में पेड्रा द कोविलम नाम का एक पुर्तगाली नाविक पहली बार भारत के तट पर मालाबार पहुंचा। तो भारत पहुंचने वालों में पुर्तगाली सबसे पहले थे, इसके बाद डच आए और डचों ने पुर्तगालियों से कई लड़ाइयां लड़ी। पर डचों का मुख्य आकर्षण भारत न होकर दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे, अतः उन्होंने अंग्रेजों ने पराजित किया जो मुख्यतः भारत से अधिकार करना चाहते थे। तो आरंभ में वे यूरोपीय देशों का मुख्य काम व्यापार ही था, पर भारत की राजनीतिक स्थिति को देखकर उन्होंने यहाँ साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक नीतियां अपनाना आरंभ कर दी। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कोलम्बस, ऑप्शन नंबर बी दिया है डियाज, ऑप्शन नंबर सी दिया है वास्को डिगामा और ऑप्शन नंबर डी दिया है डीएल मेंडिया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डियाज। तो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी कोने पर एक स्थान है और वह क्षेत्र इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत से जहाज पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में जाते हैं। तो यह स्थान दक्षिण अफ्रीका में है। इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व भी है। इस स्थान पर पहुँचने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय व्यक्ति पुर्तगाल का बार्टोलोम्यू डियाज। उन्होंने इस स्थान को 1487 में देखा। उनका नाम केप ऑफ स्टार्म्स यानी तूफानों का केप पुर्तगालियों ने रखा। तो इसी स्थान से होकर पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। तो 16वीं सदी में हॉलैंड और फ्रांस जैसे शक्तियों ने अन्य मार्ग व कब्जा कर लेने से अंग्रेजों व डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होकर भारत जाना पड़ता था। तो अगला प्रश्न है, भारत में अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा अंग्रेजों की सफलता के लिए निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रिटिश सरकार का सहयोग तथा ब्रिटिश नौसेना की शक्ति का विशाल साधन, और ऑप्शन नंबर बी दिया है हॉलैंड में पुर्तगाल का यूरोप में शक्तिहीन होना तथा फ्रांस की नौसेना का शक्तिहीन होना। तो ऑप्शन नंबर सी दिया है अंग्रेजों को भारतीय जनता का सहयोग मिलना। ऑप्शन नंबर डी दिया है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप न करना। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों को भारतीय जनता का सहयोग मिलना। इसमें जो ऑप्शन प्रश्न दिया है कि सफलता के निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, तो ये कारण नहीं था कि भारतीय जनता का सहयोग मिलना, जबकि कारण में हम इसमें ब्रिटिश की सफलता के कारणों में भी हम चर्चा कर लेंगे कि ये इन लोगों के पास उत्कृष्ट हथियार था, सैन्य अनुशासन भी था, मेधावी नेतृत्व भी था। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से
किसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्ल बर्ट, और ऑप्शन नंबर बी दिया है फ्रैंकोइज मार्टिन, और ऑप्शन नंबर सी दिया है फ्रैंकोइज केरो, और ऑप्शन नंबर डी दिया है डुमास। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल बर्ट। तो इसकी योजना जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने बनाई थी, जिसे लुई 14वें ने राजाज्ञा प्रदान की। इसका उद्देश्य पूर्वी गोलार्ध में व्यापार करना। उसका निर्माण पहले से ही विद्यमान 3 कंपनियों को मिलाकर किया गया था। इसका प्रथम डायरेक्टर जनरल डी फाय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बक्सर की लड़ाई, और ऑप्शन नंबर बी दिया है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी दिया है मैसूर की तीसरी लड़ाई, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लासी का युद्ध। तो रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने अपने से दोगुनी बड़ी भारतीय सेना को हरा दिया। इसी कारण 1700 के दशक के अंत में प्लासी की लड़ाई हुई। आ, 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने 3000 लोगों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने प्लासी की लड़ाई में अपने से दोगुनी बड़ी भारतीय सेना को हराया। यह लड़ाई बंगाल के प्लासी शहर के पास लड़ी गई थी और उसके आने वाले सदियों के लिए पूरे उपमहाद्वीप में के भाग्य का फैसला किया है। इस लेख में महत्वपूर्ण युद्ध के संक्षिप्त यानी अंग्रेजों का प्रभुत्व यहां से छा गया। तो प्लासी की युद्ध भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत थी। तो कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया, जबकि नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया। तो यह लड़ाई 23 जून 1757 को प्लासी गांव के पास हुई थी। यह अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक जीत थी और उसने अंततः बंगाल पर उनका नियंत्रण हो गया। तो यह लड़ाई महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित किया। इससे पहले अंग्रेज केवल भारत में व्यापार करते थे और लड़ाई के बाद उन्होंने अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जब तक कि अंततः उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा नहीं कर लिया। तो प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और उसे आज भी याद किया जाता है। तो यह ब्रिटिश राज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति का परिणाम हुआ। इसमें ऑप्शन नंबर ये दिया है एडीआर के युद्ध में आरकोट के नवाब की पराजय, ऑप्शन नंबर बी दिया है एक्स-ला सैंपल की संधि, ऑप्शन नंबर सी दिया है पेरिस की संधि, और ऑप्शन नंबर डी दिया है टिस्बिस की संधि। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्स-ला सैंपल की संधि। तो कर्नाटक का पहला युद्ध 1764 से 1748 के बीच लड़ा गया। तो उत्तराधिकार के इस संघर्ष में पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई और अपने दावेदारों को गद्दी पर बैठाने के उद्देश्य से उत्तरी सरकार का क्षेत्र
फ्रांसीसी, जिसे फ्रांसीसी अक्सर बुस्सी ने 7 सालों तक नियंत्रण किया, तो यह एक्सला-चैंपल संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसलिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्सला-चैंपल की संधि के नाम से जाना जाता है। तो आज का प्रश्न यही था कि यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।